नमस्कार, आप सुन रहे हैं गूंज 90.8 एफएम, आपकी अपनी आवाज। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी आरजे कल्पना। शो है एक मुलाकात, और एक मुलाकात में आज हमारे खास मेहमान हैं जयप्रकाश राजौरिया जी, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका गूंज में। धन्यवाद। और जैसे कि हर बार एक मुलाकात में हम एक खास मेहमान से आपकी चर्चा कराते हैं, बहुत सारी बातें हम जानते हैं, तो ये चर्चा हम शुरू करें सर आज आपके साथ। ऐसे में मैं जानना चाहूंगी, हम लोग जीवन में कहीं ना कहीं से अपनी शुरुआत करते हैं, कहीं ना कहीं से बदलाव हमारे जीवन में आते हैं। ऐसे में आपके राजनीतिक सफर की शुरुआत कैसे हुई? मैं बहुत छोटा था जी। संघ का स्वयंसेवक तो था ही उस समय, जब छोटा था तो। पर उस समय क्या है कि हम लोग सिंधी की छावनी में रहते थे, तो कॉलेज के चुनाव चल रहे थे। तो जो कॉलेज के जो चुनाव चल रहे थे उसमें वो कार्ड है फेंकते थे पहले। आप लोगों को याद नहीं होगा, आप कार्ड फेंकते थे तो हम लोग उठाते थे उस कार्ड को, और उसमें सेंट की खुशबू होती थी, उसको सूंघो और फिर हम उससे खेलते थे, छोटे थे। तो उसके बाद हमने इसका जुलूस निकाला, रैली निकली जीतने का। तो हमने कहा ये तो कुछ ऐसा ही कुछ करना चाहिए, मतलब मन में उस समय धारणा सी बनी, हल्की सी धारणा आती, बचपन में धारणा बनती। अब वो धीरे धीरे चलते रहे। पिताजी हमारे ट्रांसफर यहाँ से उज्जैन चले गए। उज्जैन में हम लोटी स्कूल है, लोकमंत्र स्कूल, उसमें पढ़े, और वो हमारे विचार का ही स्कूल है। तो धीरे धीरे जो विचार परिवार का जो मन मस्तिष्क में जो आपने एक बात कही ना, कैसे स्टार्ट हुआ, तो वहाँ कई चीजें दिमाग में आती है। तो धीरे धीरे हम विद्यार्थी परिषद के संपर्क में, वहाँ केवल लोग आते थे तो हम देखते थे, मतलब हम कोई विद्यार्थी। फिर धीरे धीरे पिताजी, फिर हम लौट के यहाँ आ गए, कहाँ, ग्वालियर। जी। ग्वालियर आने के बाद कॉलेज की पढ़ाई करते रहे। उसी समय बीच में विद्यार्थी परिषद में शामिल हो गए, और विद्यार्थी परिषद में काम करते करते कब युवा मोर्चा और कब भारतीय जनता पार्टी में पहुंच गए। ये तो हाँ, एक घटना जरूर हुई। जैसे मैं जब संघ में काम करता था, विद्यार्थी परिषद में काम करता था, उस समय अयोध्या आंदोलन चल रहा था। 6 दिसंबर 1992 को हम लोग गए थे वहाँ पे, और वो तब मैं घायल भी हुआ था उसमें। अस्पताल, वहाँ श्री राम अस्पताल अयोध्या है, जो बाबरी ढांचा ढाया गया ना, उसमें मैं था। उसमें छपा भी नाम, उसमें कई अखबारों में भी छपा। मैं घायल हुआ तो उसके बारे में सब कुछ है जी। लौटने के बाद आए तो हमारे पिताजी थे, उनका ट्रांसफर हो गया, सरकारें बदली, ये सब कुछ हुआ। विद्यार्थी परिषद का कब युवा मोर्चा में काम करते करते, और युवा मोर्चे का जिला मंत्री बन गया, युवा मोर्चे का उपाध्यक्ष बन गया, फिर युवा मोर्चे का जिले का अध्यक्ष बन गया 98 में। फिर मैं युवा मोर्चे के प्रदेश कार्यसमिति सदस्य बन गया। फिर धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी का जिले का उपाध्यक्ष बन गया, और धीरे से काम करते करते मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम का उपाध्यक्ष बना, उसमें राज्य मंत्री का दर्जा सरकार ने दिया। और उसी समय धीरे से मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य बन गया। जी। तो जब बना, पहले तो बैठकों में जाते रहे, फिर एक जिले का प्रभार दे दिया मुझे बाद में, श्योपुर जिले का। 4-5 साल श्योपुर जिले का प्रभारी रहा। उसके बाद मैं फिर पार्टी में 20 की मैं फिर प्रदेश कार्यसमिति सदस्य बनाया, और भिंड जिले का प्रभारी बना दिया भारतीय जनता पार्टी का। और अभी 14 तारीख को मकर संक्रांति थी, उस दिन फिर घोषणा हुई 14 जनवरी को, और भारतीय जनता पार्टी ग्वालियर जिले का अध्यक्ष बना दिया महानगर का। जी। तो कॉलेज आपके जीवन में एक सबसे बड़ा परिवर्तन लेके आता है। मुझे लगता है आप जब उस स्टेज में होते हो, ग्रोइंग स्टेज में होते हो, यूथ होते हो, तो आपके पास एनर्जी होती है। जब आपके पास एनर्जी होती है तो आप चीजें बहुत जल्दी कैप्चर करते हैं, और वो चीजें अगर पॉजिटिव वे में, पॉजिटिव सोच के साथ आपको आगे ले जाए तो डेफिनेटली यही युवा शक्ति कहलाती है। तो सर, जैसे कि आपने युवावस्था में शुरुआत की, इसी के साथ साथ जानना चाहूंगी आरएसएस, जो कि देश का सबसे बड़ा संगठन के रूप में जाना जाता है, जुड़ने के बाद आपको क्या लगता है सर, कितना परिवर्तन आरएसएस के साथ जुड़कर आपके जीवन में आया? दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है जी। संघ, आरएसएस। राष्ट्रवादी विचारधारा को लेकर चलने वाला संगठन। हमारे अंदर जो परिवर्तन आता, वो हमारी बुद्धि को, हमारे लिए हमको करना क्या, देश की सेवा कैसे करना, समाज सेवा कैसे करना, परिवार कैसे चलाना, संगठन को कैसे चलाना, ये सीखने का बड़ा माध्यम है। जी। हम विचार को लेकर चलने वाले, देश जो है ना एक विचार से चलता है। विचार मतलब राष्ट्रवादी विचार, वो उत्पन्न करने का कार्यकर्ता के अंदर, स्वयंसेवक के अंदर ये भावनाएं संघ से आती है। संघ दुनिया का सबसे बड़ा अनुसांगिक संगठन है, स्वयंसेवी संगठन।
और किसी भी संगठन से जब आप जुड़ते हैं तो उसमें एक सबसे ज़रूरी बात आप सीखते हैं वो होता है अनुशासन। और मुझे लगता है जीवन के किसी भी पड़ाव पर जब आप होते हैं ना, अनुशासन आपको बाँधता है और जब आप बनते हैं तब आप कुछ नया करते हैं। और धीरे-धीरे ही सही अनुशासन में बंधिए आगे बढ़ते जाइए, क्योंकि यही आपके और हमारे आने वाले कल की नींव रखेगा। तो सर, इसी के साथ एक और बात मैं आपसे जानना चाहूँ, बदलाव की हम बात कर रहे हैं, जिलाध्यक्ष के पद पर अभी आप सर हैं वर्तमान में। ऐसे में क्या परिवर्तन आप इस पद पर रहते हुए लाना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी पोलिंग बूथ पर कितनी मजबूत हो, जिससे हमारी सरकारें आगे लंबे समय तक सरकार में हम रहें, चाहे वो हमारा नगर निगम का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, हमारी पहली प्राथमिकता है कि हमारा संगठन पोलिंग बूथ पर मजबूत हो। जी। और जब आप ज़मीनी स्तर पर मज़बूत होते हैं तो डेफ़िनेटली आपकी जड़ें जब मज़बूत होंगी तो आपका वृक्ष उतना ही ज़्यादा फलेगा फूलेगा। और ये ज़िम्मेदारी जब किसी व्यक्ति को दी जाती है तो बहुत जाँच कर सोच परख कर दी जाती है, क्योंकि यूँ ही नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी या किसी भी राजनीतिक अगर पार्टी की बात करें तो जब पार्टी विशाल रूप धारण करती है तो बहुत छोटे-छोटे जब हम हिस्से कहें, वो भी कहीं न कहीं एक बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो उसी के साथ सर, जैसे कि हम बात कर रहे हैं आपकी पार्टी की, आपके बारे में, बात करूँ महिलाओं की, जो हर चुनाव में या फिर चुनाव से परे हर समय एक बड़ा मुद्दा होता है। ऐसे में क्या आप परिवर्तन लाना चाहेंगे इस पद पर रहते हुए महिलाओं के लिए, या फिर हमें क्या नया देखने को मिलेगा नारी शक्ति के लिए? हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने महिला सशक्तिकरण को लेकर अभी दिल्ली में हमारी सरकार बनी, इसमें सब लोगों को बधाई शुभकामना देता हूँ। और उसमें हमारी पार्टी की नेत्री आदरणीय श्रीमती रेखा गुप्ता जी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया है। ऐसे अनेक, और एक और सबसे बड़ा काम हमारी सरकार ने किया, देश में आगामी आने वाले चुनाव में, चाहे वो स्थानीय स्तर के चुनाव, चाहे विधानसभा के चुनाव, चाहे लोकसभा के चुनाव, 33% आरक्षण लागू हो, इसके लिए उन्होंने आरक्षण लागू कर दिया। उसका इम्प्लीमेंट जो 26 के बाद जो परिसीमन हुआ, उसके बाद सारी तैयारी चल रही है। पार्टी हमारी, कहीं हमारे यहाँ नगर में 50% आरक्षण है, तो ऐसा नहीं है, जहां जहां मौका मिलता भारतीय जनता पार्टी की सरकार महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए जो हो सकता है वो करती है। जी सर, अगर मैं बात करूं युवाओं की, राजनीतिक एक सफर, अगर हम बात करें राजनीति की, किसी भी पार्टी की बात करें, युवा अभी सबसे ज्यादा रुझान ले रहे हैं राजनीतिक पार्टियों में। ऐसे में कई बार प्रश्न आता है, युवाओं को लगता है कि अगर वो एक कार्यकर्ता से शुरू करते हैं तो कहीं सिर्फ कार्यकर्ता ही नहीं रह जाएं। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? कार्य करने से ही कार्यकर्ता बनता है। जी। कार्यकर्ता कैसे काम करता है, उसकी प्राथमिकता उसके ही अंदर है, उसकी प्रगति भी उसके अंदर है। वो कितना काम करेगा, जितना काम करे, जैसे आपके यहाँ काम करने पे उतना ही वेतन मिलता है जितनी आप काम करेंगे जी। ऐसे ही कार्यकर्ता जितनी मेहनत करेगा उतना उसको सफलता मिलती जाएगी उसकी योग्यता के हिसाब से। और युवाओं के लिए तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 1 लाख नए युवाओं को देश में राजनीति में लाएंगे। आगे आने वाले समय में किसी परिवार का कार्यकर्ता नहीं होगा, वो स्वयं राजनीतिक परिवार से अलग हटके 1 लाख कार्यकर्ताओं को, युवाओं को भारतीय देश की राजनीति में लाएंगे। जी सर, मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम से भी आप जुड़े रहे हैं। ऐसे में आपको लगता है कि अब जब नया पाठ्यक्रम बच्चों के सामने आएगा तो क्या क्या चीजें हमें जोड़नी चाहिए बच्चों के लिए? इतिहास में हम और कौन से जो है जोड़ सकते हैं हम अध्याय? इतिहास में तो उस समय की तात्कालीन सरकारों ने जो इतिहास उसके अंदर दिखाना चाहिए तो वो ना दिखाते हुए मुगलों का इतिहास दिखाया। जबकि हमारे देश में आजाद करने वाले जो लोग हैं, किसी भी समाज, उन समाजों का इसमें समावेश हुआ ही नहीं है। आदिवासी समाज में टाटिया भील मामा, जिन्हें भगवान टाटिया कहा गया, ऐसे अनेक लोग हैं। ऐसी समाज में भी जलकारी बाई, ऐसे अनेक लोग जिनका सही ढंग से उल्लेख ही नहीं हुआ इतिहास में ऐसे अनेक लोग हैं जिनका उल्लेख होना था। उनमें किसका उल्लेख कर दिया? बाबर का, हुमायूं का उल्लेख किनका कर दिया? जिनका हमारा कोई लेना देना, उन्होंने हम पे, हमारे साथ गलत काम किया। हमारी संपत्ति, हमारी संपदा, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, संस्कार, हमारे सबको नष्ट करने का काम किन्होंने किया? मुगलों ने। हम उनको दिखा रहे हैं, उनको पढ़ा रहे हैं। क्यों? उस समय की तात्कालीन सरकारों ने काम ही नहीं किया कि जिन्होंने देश आजाद किया उनके बारे में कोई उल्लेख ही नहीं किया ढंग से।
और अगर आप थोड़ा पीछे जाएंगे तो देखेंगे हमारी अपनी सभ्यता, हमारी अपनी संस्कृति सबसे ज्यादा भरपूर है। आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हो, भील हो, किसी भी जाति से अगर आप देखेंगे, जाति वर्ग ना देखकर अगर आप एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को भी देखेंगे तो भी सबसे ज्यादा संख्या में हम और आप जैसे न जाने कितने वीर वीरांगनाएं इस धरती ने जन्म दिया है। तो सर, जैसे कि अभी मैंने बात की पाठ्य पुस्तक निगम की, अगर मैं बात करूं सर, जब भी हमारा कोई सफर शुरू होता है या जब भी हम आगे बढ़ते हैं, कोई ना कोई हमारे जीवन में एक ऐसा होता है जिसे हम देखकर सीखते हैं। तो आपके जीवन में कौन ऐसा व्यक्ति रहा जो आपके प्रेरणा स्रोत रहे? मैं संघ में काम किया जी। संघ के विचार परिवार से जो सीखा है, अनुशासन, उसके कारण से हमने आगे बढ़ने का काम किया। जी सर, मैं बात करूं ग्वालियर की, आप अभी ये भारतीय जनता पार्टी से जिलाध्यक्ष हैं, ऐसे में क्या बदलाव ग्वालियर शहर में देखना चाहेंगे? ग्वालियर शहर में तो संगठन, हमारा नेतृत्व प्रदेश में जी जो हमको आदेश देता है उसके हिसाब से हम काम करते हैं। जी बाकी संगठन गढ़ने का काम हम सब कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करेंगे, जिससे आगामी आने वाले चुनाव में हमारी सरकार की योजना, या प्रदेश सरकार की, केंद्र सरकार की, उन्हें नीचे तक ले जाने का काम, और आगामी आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अधिक से अधिक मतों से हर पोलिंग बूथ को जीते, इसका हमारा। और योजनाएं सरकार जो भी बनाती है, जरूरत है कि समाज के अंतिम छोर तक पहुंचे, क्योंकि जब हम समाज के अंतिम छोर तक पहुंचते हैं तभी तो हम वाकई में सशक्त भारत का निर्माण करते हैं। थैंक यू सो मच सर, आज आपसे बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी बातें जानी। जाते जाते ग्वालियर वासियों से क्या कहना चाहेंगे? ग्वालियर वासियों को तो ग्वालियर को स्वच्छ रखें, ग्वालियर में पर्यावरण के लिए प्रयास होना चाहिए, ग्वालियर में हार्वेस्टिंग के लिए प्रयास होना चाहिए, ग्वालियर में नशा मुक्ति के लिए प्रयास होना। ऐसे में ग्वालियर के वासियों से अपेक्षा करता हूँ और उनको नतमस्तक उनके चरणों में करता हूँ। अगर वो इस काम में सहयोग करेंगे शहर के लिए तो ये शहर बाकी शहरों से अच्छा होगा, ऐसा ही मेरी। जय हिंद, जय भारत। और कला का शहर है ग्वालियर, गर्व का शहर है ग्वालियर, और जिम्मेदारी से भरा है ग्वालियर, और जिम्मेदार हम और आप हैं हमारे शहर के, हमारे स्वच्छ शहर के। संगीत का शहर है। बिल्कुल, कला की नगरी में जब कहते हैं, जब हम और आप आगे बढ़ रहे हैं, सभी आगे बढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली स्वच्छता का ध्यान रखा जाए। थैंक यू सो मच सर फॉर योर प्रीशियस टाइम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सो ग्वालियराइट्स, ये था एक मुलाकात में आज का सफर। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए मेहमान के साथ। तब तक कहीं मत जाइए, सुनते रहिए कल्पना के साथ गूंज 90.8 FM, आपकी अपनी आवाज।